What's up guys? I hope you are doing well. आइए वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। 18 मार्च की यहाँ पर आप लोगों के सामने है ये एमसीक्यू की वीडियो। इसमें करंट अफेयर, स्टैटिक क्वेश्चन और ओल्ड यूपीएससी क्वेश्चन पेपर आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। शानदार तरीके से आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके चलना है मेरे साथ। और देखिए मॉर्निंग में ये एक तरीका ऐसा रीजन है आप लोगों के पास में उठने का, जो कि काफी दिनों से आप बोल भी रहे थे, तो अब उठना स्टार्ट कर दिए। काफी बच्चे हिम्मत कर उठ रहे हैं, आप भी इसी तरीके से उठिए। एग्जैक्ट 4 o'clock आप लोगों को ये मॉर्निंग में वीडियो देखने को मिलती है। बाकी शेड्यूल क्या क्या है दूसरी वीडियो का, नैनो 8:30, द हिंदू 7:30 और यूपीएससी के एमसीक्यू 4 o'clock मॉर्निंग में। बाकी इसके अलावा छोटा सा अनाउंसमेंट है आप लोगों के सामने। आप लोगों को 10:30 बजे डब्ल्यूपीआई सीपीआई में क्या डिफरेंस होता है, कहां से निकल कर आया, कौन सा बेस ईयर होता है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, क्या क्या प्रॉब्लम है, कहां पर कौन सा चेक करते हैं, महंगाई कैसे काउंट की जाती है, तमाम मुद्दे आप लोग यहाँ पर इस वीडियो में जानने को मिलने वाले हैं। कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये वीडियो देखेगा एग्जैक्ट 10:30 बजे। हालांकि ये मैंने कल भी अपलोड की थी, पर लेकिन कुछ रीजन की वजह से ये हटानी पड़ गई। इसमें स्टार्टिंग में छोटा सा एक सॉन्ग लगा दिया था मैंने, जिसकी वजह से यूट्यूब ने बोला कि इसको हटाओ, तो उसके बाद में फिर से ये अपलोड कर रहा हूं, तो इसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। पहले जानते हैं जीआई के टैग के बारे में, जो कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। इसका आंसर है यहाँ पर राज्य हो गया, यहाँ पर इसका केरला रजिस्टर किया गया था 2005 में। ये एक तरीका हैंडीक्राफ्ट है, यानी कि एक तरीके की कलाकारी है। यहाँ पर नाम है अर्नमुला कन्नाडी। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये जो मेडल टाइप का यहाँ पर बनाया गया है, ये कलाकारी कर यहाँ पर बनाया गया है। इसको केरला के अंदर जीआई यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया गया है। आज का जो आप लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है फुलकारी। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी रिसेंटली अभी न्यूज था ये। इसके बारे में आप लोग बताइएगा किस राज्य के अंदर इसको जीआई का टैग दिया गया है, रजिस्टर इसको कब किया गया और किस टाइप का यहाँ पर ये कारीगरी है। यानी कि जो कपड़ों के ऊपर ये फूल पत्तियां आप लोगों को जो देखने को मिलती है, ये वाली कारीगरी, इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। तो आइए आज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। और काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अब की बार लोकसभा के इलेक्शन है, तो क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे बन सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने, यहाँ पर पहली लोकसभा की बात की जा रही है, फर्स्ट लोकसभा, जो कि आप लोगों को 1951, 52 से 57 तक आप लोगों को ये देखने को मिलती है। यानी कि 1952 में यहाँ पर इलेक्शन हुए थे और 1957 तक यहाँ पर ये फर्स्ट लोकसभा चली थी। इस लोकसभा में जो अपोजिशन जो यहाँ पर पार्टी थी, ये बोला जा रहा है कि सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो थी यहाँ पर स्वतंत्रता पार्टी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सेकंड स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन की अगर बात करें तो ये रिकॉग्नाइज किया गया फर्स्ट टाइम 1969 में। तीसरी स्टेटमेंट आप लोगों के सामने, लोकसभा की अगर आप लोग बात करते हैं तो मिनिमम सीट 75 होनी चाहिए यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन को अगर रिकॉग्नाइज करना है, ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। और आंसर पूछा गया है करेक्ट, यानी कि सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, ये स्वतंत्रता पार्टी नहीं थी, यहाँ पर ये जो पार्टी थी ये थी सीपीआईएम। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये थी यहाँ पर, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी फर्स्ट जो यहाँ पर लीडर ऑफ जो फर्स्ट पार्टी थी यहाँ पर अपोजिशन में, जिसको टोटल मिला के 16 सीट मिली थी। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। बोला गया कि फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन को, ये 1969 में। हाँ, ये स्टेटमेंट से यहाँ पर फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि मिनिमम कितनी संख्या होनी चाहिए, तो 75 मेंबर बोला गया है। टोटल मिलाकर अभी जो हमारी असेंबली, जो अभी हमारी जो लोकसभा के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसमें 543 सीट्स के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। और इसमें से आगे जो आप लोग 2 ऐड करेंगे, ये आप लोग को एंग्लो इंडियन सीट देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर नॉमिनेटेड की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इस तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर इसका 10% निकालेंगे तो 10% लगभग आप लोग यहाँ पर 55 सीट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 55 सीट होती है, मिनिमम 55 सीट होनी चाहिए अगर लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट आप लोगों को चाहिए, या फिर 10% सीट यहाँ पर आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो गई। और अभी ये रीजन में किस लिए था न्यूज में, ये यहाँ पर अभी रिसेंटली लोकपाल की बात चल रही है, तो यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, इसलिए भी ये न्यूज में था। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। एक क्वेश्चन में से कई सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर निकल कर आ सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर हो गया बी। बाकी का फर्स्ट और थर्ड जो है वो गलत है, ओनली सेकंड सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बात की जा रही है रेगिस्तान वाले इलाके के बारे में, जहां पर पानी काफी कम पाया जाता है, वहां पर कैसे आप लोगों को पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन, और ये भी यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर आप लोगों ने मूवीज देखी है या फिर कभी उस पर्टिकुलर एरिया में गए हैं तो वहां पर आप लोग कटीली झाड़ियां ज्यादा देखने को मिलती हैं, यानी कि या तो कठोर होगी वहां पर चीजें, उनके कांटे जो रहेंगे या फिर उनका जो परत रहेगी वो कठोर होगी और एक तरीके से उनके ऊपर एक वैक्स की परत भी कई बार आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी। क्या सही है ये, तो आप लोग बताइए। दूसरी बात की जा रही है यहाँ पर कि छोटे छोटे यहाँ पर आप लोगों को पत्ते उनके देखने को मिलेंगे, पत्ते ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। तीसरी बोले जा रही है कि कई बार आप लोग यहाँ पर जो पत्ते होते हैं उनकी जगह पर आप लोगों को कांटे देखने को मिलते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? अगर हम लोग रेगिस्तान वाले इलाके में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी हम बात करते हैं, तो देखिए सीधा सीधा आप लोग इसको ऐसे समझिए, अगर वहां पर पेड़ पौधे हैं तो उनकी कहीं ना कहीं इस तरीके की आकृति रहेगी कि पानी जो है उनमें से कम बाहर निकले, यानी कि पानी की कमी है तो पानी को सेव वहां पर करने का उनका पूरा मुद्दा रहता है। इसीलिए जो उनकी सरफेस होती है वो कठोर होती है और वैक्स जैसी उनके ऊपर एक परत देखने को मिलती है जिसकी वजह से इवेपोरेशन ज्यादा न हो सके। इसी के साथ में जो उनकी पत्तियां होती हैं वो काफी छोटी होती है, ये भी कहीं ना कहीं उसी को काम करता है कि यहाँ पर ज्यादातर पानी एक तरीके से बाहर न निकले। और जो कई बार जो पत्ते होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कांटों के फॉर्म में, तो ये भी मैक्सिमम आप लोग को जो रेगिस्तान वाला एरिया है वहां पर ही पाया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप लोग आंसर देखेंगे तो आंसर हो गया इसका डी। आगे चलते हैं। कई बार आप लोग ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि कंप्लीटली कॉमन सेंस के होते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखकर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे ना एग्जामिनेशन हॉल में, आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर आप लोग ले जाएंगे। ओके, तो कोशिश ये करनी है कि ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कई बार हिस्ट्री से भी देखने को मिलता है और इसको कई बार पॉलिटी में भी काउंट कर लिया जाता है, यानी कि मिक्स क्वेश्चन आप लोग इसको बोल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात की जा रही है जिसके द्वारा हमारा संविधान बनाया गया। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है सबसे पहले कहां पर इसको ढंग से आवाज उठाई गई, तो 1938 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके बिहाफ में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि हाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए हमारी कंट्री में जो कि हमारा संविधान तैयार करे और वो संविधान ऐसा हो जो कि हमारी कंट्री में सबको गाइड कर चले, उसी के बेस पर हमारी कंट्री में एक गवर्नमेंट बनाई जाए। तो ये फर्स्ट टाइम किसके द्वारा एक्सेप्ट यहां पर किया गया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर अगर आप लोग देखेंगे तो 1940s का यहां पर ये अगस्त ऑफर था जिसमें यहां पर इसको एक्सेप्ट किया गया था। हालांकि आगे चलकर यहां पर क्रिप्स मिशन भी आप लोगों को देखने को मिला, उसके द्वारा यहां पर प्रपोजल जो रखा गया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो वो यहां पर बोल रहे थे कि हमारे साथ में पार्टिसिपेट करो वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद में हम लोग कुछ देखते हैं, तो उसको यहां पर रिजेक्ट कर दिया गया था। तो सबसे पहले जो एक्सेप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कॉन्सेप्ट, ये यहां पर अगस्त ऑफर 1942 में इसको काउंट किया गया। ओके, तो ये तो आगे है, फिर आगे चल के आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री में पूरा प्रॉपर वे में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी, उनके द्वारा पूरा संविधान तैयार किया गया। वही संविधान आज के में तब से लेके आज तक हमारी कंट्री को गाइड कर चल रहा है। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कई तरीके से घुमा फिरा कर ये पूछा गया पास्ट में एग्जाम्स में, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमारा मैक्सिमम संविधान का पोर्शन यहीं से निकल कर आ रहा है। इसी के साथ में बात की जा रही है रेजिडुअरी पावर के बारे में। अपनी बोलते हैं रेजिड्यू बच गया, यानी कि शेष बच गया, यानी कि ये बचा हुआ पावर है ये किसके हाथ में आएगा? तो बोला जा रहा है आकर कि किसके हाथ में आएगा? ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के हाथ में, वॉइसराय के फेडरल लेजिस्लेचर के हाथ में, या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट के हाथ में। तो किसके हाथ में आएगा? जो रिमेनिंग अवशिष्ट जो शक्तियां बची हुई हैं, तो इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर ये जो आएगा वॉइसराय के हाथ में आएगा, ये तो हो गया इसका आंसर। 1935 में डिवाइड किया गया पावर को अलग अलग तरीके से, सेंटर और अलग अलग यूनिट में इसको डिवाइड किया गया, यानी कि फेडरल लिस्ट हो गई, प्रोविंशियल लिस्ट हो गई और इसके साथ में कॉन्करेंट होगी। फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और ये हो गई यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे आज के में आप लोगों को सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट देखने को मिलती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आइटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। देखिए जो आइटम इन सब लिस्ट में आ गया वो सही है, बाकी अगर कोई बाहर बच गया, रेजिड्यू बच गया, तो उसको सीधा सीधा मतलब है कि वो किसके अंडर में रहेगा? वो रहेगा यहाँ पर वॉइसराय के अंडर में। तो ये यहाँ पर इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, यानी कि आंसर हो गया यहाँ पर बी। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये यूपीएससी 2018 में पूछा गया है। एनएसएसओ के बारे में बात की जा रही है। ये जो बोलते हैं इसको बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। इसके द्वारा डेटा तैयार किया जाता है कई बार, तो उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। राजस्थान को बोला जा रहा है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेयर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड अमंग इन जो गांव में आप लोगों को देखने को मिलता है, ये राजस्थान में पाया जाता है। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, एरिया तो है काफी बड़ा राजस्थान का हमारी कंट्री में, पर लेकिन पॉपुलेशन वहां पर कम पाई जाती है, तो इसलिए उनके एक तरीके से उनके अंडर में ज्यादा आप लोगों को लैंड देखने को मिलेगी जब बात करते हैं यहाँ पर इस तरीके से एग्रीकल्चर हाउस होल्ड के पास में। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है, ये बोला जा रहा है कि टोटल एग्रीकल्चर जो हाउस होल्ड है हमारी कंट्री में वो लगभग
60% बिलोंग करते हैं ओबीसी से। तो क्या स्टेटमेंट सही है, अभी बात करेंगे। केरला को बोला जा रहा है 60% के लगभग जो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है यहाँ पर, जो इनके गांव में जो खेती करने वाले लोग हैं वो रिसीव करते हैं मैक्सिमम इनकम फ्रॉम द सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से। तो ये है सारी स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट सही है क्योंकि बड़ा एरिया है, कम लोग हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलता है। सेकंड स्टेटमेंट में जो 60% बोला गया लगभग ओबीसी के लिए, तो ये 60% नहीं है, लगभग आप लोगों को 40 से 45% यहाँ पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड हमारी कंट्री में वो ओबीसी कैटेगरी से निकलकर आते हैं। इसी के साथ में जो 60% बोला गया केरला के लिए एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, ये यहाँ पर 60% सही है क्योंकि मैक्सिमम जो इनकम है यहाँ पर, जैसे कि ये एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर जैसे हो गया, मछली पालन कर लिया या फिर एक तरीके से दूध की डेयरी वगैरह लगा ली, तो वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले यहाँ पर करता है। तो ऐसे आप लोग चलेंगे तो यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया और थर्ड आंसर होगी इसका। तो इस तरीके से आंसर हो गया यहाँ पर सी। तो देखिए कई बार कॉमन सेंस, जैसे राजस्थान के वाला पोर्शन हो गया यहाँ पर, तो आप लोगों को कॉमन सेंस थोड़ा लगाना पड़ेगा। तो कॉमन सेंस से भी कई बार काफी आंसर जो ऑप्शन जो है वो आप लोग एलिमिनेट कर देते हैं। पता चल गया यानी कि फर्स्ट तो आंसर सही होगा, तो ये दो तो वैसे ही खत्म हो गया आप लोग के। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, सीधी सीधी हो गई, कम से कम 50% आप लोग के आंसर सही होने के चांसेस अब बढ़ गए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यूपीएससी 2018 में ही पूछा गया है। तो पहले मैं स्टार्टिंग में सोच रहा हूं कि जो क्वेश्चन कवर कर लूं यहाँ पर, जो रिसेंटली अभी एग्जाम्स हुए हैं उसका थोड़ा देख लूं, तो इसीलिए ये प्रीलिम्स 2018 के क्वेश्चन मैंने काफी यहाँ पर डाल दिए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की अगर बात करें, जिसको आप लोग एनजीटी बोलते हैं, एनजीटी के द्वारा यहाँ पर ये एक तरीके से एनजीटी और जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, दोनों के बारे में जिक्र किया जा रहा है। रीजन क्या है, पोल्यूशन के मैटर में आप लोग बात करेंगे तो काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, तो इसलिए दोनों ऑर्गेनाइजेशन से अभी क्वेश्चन आया और आगे भी आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो बोला जा रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को स्टैब्लिश किया गया एक्ट के द्वारा, जबकि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, यानी कि एग्जीक्यूटिव जो हमारी कंट्री में है उसके द्वारा बस एक ऑर्डर पास कर दिया गया, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा ऑर्डर पास कर दिया गया, पार्लियामेंट में पास करा के लॉ नहीं बनाया गया है। तो स्टेटमेंट सही है या गलत है ये बताना है आप लोगों को। सेकंड यहाँ पर बात बोली जा रही है, क्योंकि जो एनजीटी है यहाँ पर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो प्रोवाइड करता है यहाँ पर इन्वायरमेंटल जस्टिस, हेल्प करता है यहाँ पर किस तरीके से बर्डन रिड्यूस किया जा सकता है, खासकर कोई लिटिगेट करता है, ताकि अगर हाई इसके अलावा अगर देखेंगे आप लोग कोई यहाँ पर इस वाले एनजीटी में अगर जा रहा है तो जो दूसरे कोर्ट है उनके ऊपर काफी बर्डन यहाँ पर कम हो जाता है, एक तरीके से ये भी आप लोग बोल सकते हैं, वहां पर स्पीडी जस्टिस हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये अलग से एक तरीके का कोर्ट आप लोग को देखने को मिलता है। तो ये रिड्यूस करता है बर्डन कोर्ट्स के ऊपर, इसी के साथ में क्लीन रखने का काम करता है। एम यही रहता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे लोगों को दी जाए, खासकर अगर आप लोग देखेंगे आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ के अंदर में राइट टू एक अच्छे इन्वायरमेंट की बात की जाती है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन एक एवरग्रीन क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिए। तो अभी यहाँ पर क्या बात की जा रही है, कौन सी स्टेटमेंट सही होगी वो देख लेते हैं। तो आंसर अगर आप लोग इसका देखेंगे तो आंसर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये हो गया इसका आंसर बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट में इसने बोला है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, नहीं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के तहत यहाँ पर ये काम करती है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा बनाई गई है। दोनों ही बॉडी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया यहाँ पर, ये इसका एक्ट है 2010 वाला और इसका हो गया 1974, तो दोनों एक्ट के हिसाब से काम करती हैं। तो इसलिए यहाँ पर हाफ स्टेटमेंट सही है और हाफ स्टेटमेंट गलत है। ये मैं आप लोगों को बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, पॉलिटी में डिटेल में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चैप्टर भी आप लोगों को पढ़ाया था। ओके, तो आंसर बी हो गया। आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहाँ पर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के बारे में, जिसको बोलते हैं एनएसजी। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का जो स्थापना की गई थी ये 1974 के लगभग यहाँ पर की गई थी, 45 साल के करीब लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है इसको। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी प्रेजेंस आप लोगों को देखने को मिलती है। सीधा सीधा पर्पज ये है कि एक तरीके से कहीं ना कहीं कैसे हम लोग इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं जो न्यूक्लियर, जो एक तरीके से जो न्यूक्लियर होता है उसको एक शांति के पर्पज के लिए यूज करना, न कि किसी मिसाइल वगैरह में, एक तरीके से मिसाइल वगैरह या बम वगैरह बनाने में यूज करना। तो ये पर्पज नॉर्मली देखने को मिलता है, तो इसी के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहली जो आप लोगों के सामने स्टेटमेंट है यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर कोई इसका मेंबर बन जाता है तो उसके सामने सबसे ज्यादा लेटेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यहाँ पर उसको देखने को मिलती है, ताकि इफिशिएंटली यहाँ पर उनका यूटिलाइज किया जा सके, जो जनता को एक तरीके से यूज करने में उसका, यानी कि एक तरीके से जनता को फायदा पहुंचाने के लिए। क्या स्टेटमेंट सही है? सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया कि ऑटोमेटिकली अगर कोई मेंबर यहाँ पर बनता है, इसका मेंबर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का, तो उसको यहाँ पर द ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, यानी कि एनपीटी का भी मेंबर यहाँ पर बन जाता है।
तो देखिए आप लोगों को आंसर बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ऐसा कहीं पर भी कोई प्रोविजन नहीं है कि एक का मेंबर बन जाओ तो दूसरे का आप लोगों को फ्री मिल जाएगा, यानी कि ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि आप लोगों को चाय के साथ में कोई कप फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल फालतू की बात है यहाँ पर। तो सेकंड स्टेटमेंट कंप्लीटली यहाँ पर गलत हो गई। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। इसमें बोला गया है कि लेटेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव जो टेक्नोलॉजी है उनसे आप लोग कनेक्टिविटी यहाँ पर बना पाएंगे अगर यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर एनएसजी का ग्रुप चुन लिया जाता है, इसका मेंबर बना दिया जाता है। चाइना रोड़ा अटका रखा है, इसका मेंबर हम लोग को बनने नहीं दे रहा है काफी लंबे समय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, ये भी 2018 में पूछा गया है और इससे कई सारे क्वेश्चन आप लोग के निकल सकते हैं। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि हमारी कंट्री का जीपीएस क्या है, तो यह इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जिसको IRNSS भी आप लोग बोलते हैं। ये है क्वेश्चन डायरेक्ट जो पूछा गया पास्ट में भी। ये यहाँ पर इसके अंदर स्टेटमेंट देख लेते हैं कि करके। इसके अंदर बोला गया है टोटल मिलाकर 7 सैटेलाइट हैं, यानी कि 3 जो सैटेलाइट है वो जियो स्टेशनरी हैं और 4 जो सैटेलाइट हैं यहाँ पर ये जियो सिंक्रोनस हैं। ये बात यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। इसके अलावा बोला गया कि जो इसका एरिया है यहाँ पर ये लगभग आप लोगों को 5500 स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलता है हमारे बॉर्डर के बियॉन्ड, यानी कि जहां तक हमारे बॉर्डर है उसके बाद में 5500 ये स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलता है। क्या स्टेटमेंट सही है? नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया यहाँ पर कि ये ग्लोबली कवरेज करने वाला है 2019 तक, 2019 के मिड तक। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो एक एक करके देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। सबसे पहले जो सैटेलाइट की संख्या यहाँ पर बोली गई है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी के बारे में बोला गया है। हल्का सा एक बार आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए ये बीचों बीच आप लोग यहाँ पर ये एक्सिस हो गया इसका, इसी के साथ में ये अर्थ हो गया। यहाँ पर जो रेड कलर है ये है जियो स्टेशनरी और यहाँ पर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और यहाँ पर ये हो गया जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, यानी कि ये इक्वेटर के बिल्कुल आप लोगों को पैरेलल में देखने को मिलेगा और ये यहाँ पर टिल्टेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं। बाकी जो बात की जा रही है, बोला जा रहा है आपकी 5500 स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ पर एरिया कवर करता है बियॉन्ड इट्स बॉर्डर, नहीं ओनली 1500 का यहाँ पर लगभग किलोमीटर का एरिया कवर करेगा ये हमारे बॉर्डर के आसपास वाले एरिया में। बोला जा रहा है कि ये खासकर अपने आप में यहाँ पर जो सिस्टम है वो फुल कवरेज करेगा कब तक? पूरे वर्ल्ड को यहाँ पर बोला जा रहा है। तो क्या ये सही है यहाँ पर 2019 तक? तो ना ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये पूरे वर्ल्ड को यहाँ पर कवर नहीं करने वाला है, ऐसा अभी कुछ नहीं है। आगे फ्यूचर में अगर टारगेट होगा तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और पूछा गया कि कौन सा करेक्ट है यहाँ पर, तो करेक्ट क्या हो गया? इस तरीके से करेक्ट हो गया सीधा सीधा आंसर नंबर 1, ठीक है। यानी कि टोटल मिलाकर 7 सैटेलाइट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो कि ये सारा काम करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर आप लोग सोलर पावर के बारे में बात करें, हमारी कंट्री का टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 175 गीगावाट का 2022 तक, पर लेकिन उसके लिए आप लोगों को सोलर पैनल यहां पर चाहिए, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। बोला जा रहा है हमारी कंट्री 3rd लार्जेस्ट वर्ल्ड में मैन्युफैक्चर है यहाँ पर सिलिकॉन वेरफेयर। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फोटोवोल्टिक यूनिट के बारे में, देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि हम लोग ये सारी चीजें जो हैं असेंबल करते हैं अपनी कंट्री में लाकर, मैक्सिमम बाहर से खरीद कर लाते हैं, चाइना या फिर यूरोपियन कंट्री हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। सोलर जो यहाँ पर इससे रिलेटेड अगर टैरिफ यानी कि जो किराया वगैरह है जो भी यहाँ पर इसका रहेगा, जो इसका रेट रखा जाएगा, ये डिटरमाइन करता है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये जो डिटरमाइन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर उस एजेंसी के द्वारा डिसाइड किया जाता है जो कि यहाँ पर इस फील्ड में काम कर रही है, ठीक है। तो ये भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा पर्पज ये है कि किस तरीके से शानदार तरीके से अपनी कंट्री में हम लोग चीजों को प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि अच्छे से इसको एंजॉय किया जा सके। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या हो गया आप लोगों के सामने? आंसर हो गया डी, क्योंकि कोई सा भी यहाँ पर सही नहीं है। और अगर यहाँ पर बोलते हैं कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो फिर आप लोग यहाँ पर देखते हैं, यानी कि ये भी काफी पढ़ना जरूरी है क्वेश्चन को ध्यान से, तो आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे तभी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये भी अभी रिसेंटली यूपीएससी 2018 में पूछा गया है। बोला गया था यहाँ पर हिंद मजदूर सभा के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, HMSB इसको बोला जाता है। ये जो स्टेब्लिश की गई थी ये 1948 में स्टेब्लिश की गई थी। ये किसके द्वारा स्टेब्लिश की गई थी, इनके फाउंडर मेंबर कौन है? तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अशोक मेहता, TS रामानुलम, इसी के साथ में GG मेहता, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्ट आप लोगों को फैक्चुअल क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिलते हैं, तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखा कीजिए, क्योंकि कई बार यहाँ पर ये भी चेक किया जाता है कि लोग कितना याद रख पाते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, यानी कि चीजों को। तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके क्वेश्चन भी बन जाते हैं कई बार। नेक्स्ट, कई बार आप लोगों को कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो मुगल बुलंद दरवाजा है उसके बारे में बात की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर खनक एट फतेह सीकरी, तो ये बोला जा रहा है कि व्हाइट मार्बल से इसको बनाया गया, पहली स्टेटमेंट। दूसरा, रेड स्टोन से बनाया गया। यहाँ पर जब बात करते हैं 12 इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा जो लखनऊ में है, ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है?
तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर सही है और सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत होगी, क्योंकि जो रेड स्टोन है यहां पर, ये इसकी जगह यहां पर ये ईंटों से बनाया गया है 12 इमाम 12, ठीक है। तो ये आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। लोकेशन कहां पर है? लखनऊ में। ऊपर वाला कहां पर है? ये है फतेहपुर सीकरी, आगरे के पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोगों से देखने को मिलते हैं। तो ये था टोटल आज का हमारा डिस्कशन। बाकी इसके बाद में आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर, उसके बाद में आप लोगों को ये सीपीआई और डब्ल्यूपीआई वाली वीडियो देखने को मिलेंगी। बाकी अगर लेक्चर की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग यूट्यूब और फेसबुक और यहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट आप लोग हो सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा और जोश जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए मॉर्निंग में, तभी शाम तक आप लोग अपनी जो टारगेट रखे हैं उनको अचीव कर पाएंगे। तो इसीलिए हाउ इज द जोश, तो हमेशा हाई रखिए इसको और शानदार तरीके से अपनी परफॉर्मेंस आप लोगों को देते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ओके, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए फेसबुक व्हाट्सएप पर, ताकि और बच्चों को यहां पर इससे फायदा हो सके। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।